जनाब यूएई जो है उसने कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट करेगा। और ये मुलाकातें कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनके साथ हुई थी, और उस सिलसिले में ये सारा कुछ है, जिसके ऊपर आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैंने वो जो बेगिंग बोल था उसको मैंने तोड़ दिया है और हम जो हैं अब इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में ला रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स, उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में करेगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, और भीख जो है वो अपने जो ब्रदरली जो नेशंस हैं उनसे ना मांगी जाए। पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व जो है इस वक्त 14.5 बिलियन पे स्टैंड करता है एज ऑफ May 17। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है 9.15 बिलियन। पाकिस्तान जो है वो शायद डिफ़ॉल्ट होने वाला था लास्ट समर में, लेकिन फिर इनको जो है राहत मिली थी आईएमएफ से, आपको पता ही है 3 बिलियन डॉलर्स जो हैं इनको मिले थे। और फिर उसके बाद जो है इस वक्त पाकिस्तान 6 बिलियन डॉलर सीख कर आईएमएफ से अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 350 बिलियन डॉलर्स की है, तो होनी तो ये $1 ट्रिलियन की थी जितने रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन ज़ाहिर है लूटने वाले भी जो हैं बड़े बैठे हुए हैं। ये जो वर्डिक्ट आना था जी इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का जो निकाह हुआ था उसको आज जो है वो जज शाहरुख अर्जुमंद ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इन इस्लामाबाद जो है उन्होंने इसको रिजर्व किया है। अभी अपना जो डिसीजन उन्होंने देना है, दोनों साइड के ही जो लॉयर्स थे उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, और अब कोर्ट ने कहा कि जी ये अपना वर्डिक्ट जो है May 29 को देंगे। सलमान अकरम राजा जो थे वो खान साहब के लॉयर थे, और बीबी जो हैं उनकी काउंसल जो थे उस्मान गुल थे, प्रोसिक्यूटर अदनान अली थे, वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। असिस्टेंट काउंसल जो थे फॉर कंप्लेनेंट उन्होंने कहा जी कि ये रिजवान अब्बासी लॉयर ऑफ खावर मानिका जो कि बीबी का फॉर्मर हस्बैंड था, उसने अभी आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो जज ने उनको कहा जी कि आप अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं दोनों लोग दे दें, और उसके बाद जो है अब्बासी साहब वहाँ पे नहीं थे तो उनको कहा जी कि आप वाया वीडियो लिंक जो हैं अपने आप दे दें, कमेंट्स दे दें ताकि इस सारी चीज़ को क्लोज़ किया जाए। आईएसपीआर की आज एक रिपोर्ट आई है जी, प्रेस रिलीज़ आई है, रिपोर्ट क्या प्रेस रिलीज़ आई है, और उसके मुताबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो जर्मनी में पहुंचे हुए हैं, और जर्मनी में उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट मुलाकातें वहाँ पे की हैं सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ। एट फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनको वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब वो पहुँचे तो जनरल कार्स्टन ब्यूरन जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस और दूसरे बाकी के जो लोग थे उन्होंने इनको यहाँ पे वेलकम किया था, और इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी जो है वो दी गई थी। इसके बाद इनकी मुलाकातें चीफ ऑफ जर्मन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस माइस से हुई थी, और फिर इन्होंने इनका जो आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है गार्डलेंजन में उसको विजिट किया है। उसके बाद इनकी मुलाकातें जो हैं जर्मन चांसलर के जो फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेंस प्लोतनर उनके साथ हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स टोबियास लिंडर उनके साथ भी हुई है। स्टेट सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नाइल्स हिल्मर से भी इनकी मुलाकातें हुई हैं, और इन्होंने बहुत सारे जो हैं मैटर्स डिस्कस इनके साथ किए हैं। जर्मन लीडरशिप ने पाकिस्तान मिलिट्री का जो रोल अगेंस्ट टेररिज्म है उसकी तारीफ़ की, और कहा कि रीजन के अंदर आप जो पीस और स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं वो आपका एक अच्छा काम है। पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस मसूद खान साहब जो हैं उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क अमेरिकन प्रोग्राम जो उस पर चलता है द हीट उसके ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है दोनों बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं, और हमारा जो अब काम है वो परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर है, और जो ये हमारी ख़ास तौर पे परसेप्शन मैनेजमेंट में हमने उस वक्त काम किया था जब ये मेसी वॉर ऑन टेरर चल रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो दोनों ने मिलके बहुत क्लोजली काम किया था। और जो हमारी जियो स्ट्रेटिजिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो हैं रीजन के अंदर, लेकिन फिर भी हम मिलके जो हैं वो चलते रहते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल टू ग्रेट एक्सटेंट, उन्होंने ये कहा। इसके अलावा उनसे जब पूछा गया कि अमेरिका के साथ भी आपकी दोस्ती है लेकिन वो आजकल अच्छी नज़र से नहीं देखता है चाइना को, तो चाइना के साथ भी है, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल चाइना के साथ हम दोस्ती जो है किसी के एक्सपेंस पे ख़राब नहीं कर सकते हैं, तो हम दोनों के साथ ही चलना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि चाइना के साथ बीजिंग के साथ हमारी दोस्ती जो है वो बहुत ही रॉक सॉलिड है।
हाँ, तो ये जनाब आज इनका इंटरव्यू था। JUIF के जो नूर आलम खान साहब हैं, उन्होंने आज ये प्रपोज किया है कि जितने भी ये सिविल सर्वेंट्स जिनके पास डुअल नेशनैलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल काम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ड्राफ्ट बिल जो है आज सबमिट किया है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में, और उन्होंने कहा जी कि ये सब लोग जो हैं इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता, ये गलत किस्म के काम करते हैं और फिर ये भाग जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है 1973 सेक्शन 5 उसको आप जो है अमेंड करें सिविल सर्वेंट्स अमेंडमेंट बिल 2024 में, और जो जिनका स्टेक्स हैं मुल्क के अंदर उन्हीं को सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी की पोजीशंस जो हैं वो लेनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि एंड दिस इज़ अंडर, बिल्कुल वो कहते हैं जी ये मैं जो बात कर रहा हूँ दिस इज़ एग्जैक्टली अंडर आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मॉडिफिकेशंस हमको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 177, 193 और 208 के अंदर लानी पड़ेगी, ताकि जो जजेस भी जो हैं जो उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है जिनके पास डुअल नेशनैलिटीज़ होती हैं उसका रूट जो है वो भी हमेशा के लिए शट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। PTI जो है आज बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आई, इसलिए क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एक मीटिंग आने वाली है, उसके अंदर जो लोगों को मीटिंग्स के लिए भेजा गया है उसमें KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको इसके अंदर से एक्सक्लूड किया गया है। और इससे पहले जो जून 2023 में मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो है इनको बुलाया गया था, और ये जो अब मीटिंग ये करने जा रहे हैं जिसके के अंदर एक सब कमेटी भी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें से अमीन गंडापुर जो हैं उनको काटा गया है। PTI ने अपने एक्स के ऊपर लिखा है कि जाहिर है कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं और इन्वेस्टमेंट की बात मुल्क में होए और एक चीफ मिनिस्टर को ना बुलाएं। ये जाहिर है कि ये शो करता है कि देयर इज़ फाउल प्ले। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी मिलिट्री की कि वो जी अब सिविल गवर्नमेंट के साथ बैठना शुरू हो गई है एंड वी आर ऑन द सेम पेज एंड ऑल, लेकिन PTI ने इसको कहा है जी कि ये बिल्कुल गलत है जो सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि अभी जब इंटरम गवर्नमेंट आई थी तो उसने जो सिविल गवर्नमेंट के सैकड़ों ही मोटेल्स जो कि सिविल गवर्नमेंट रन करती थी वो मिलिट्री कंपनीज को दे दिया है। और अगर अमीन गंडापुर को बुलाते तो ये जो 17 मोटेल्स मिलिट्री को दे दिए गए हैं जो कि थे पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, तो वो जो था उसके ऊपर एतराज़ उठाते अमीन गंडापुर साहब, जो कि जाहिर है कि आपको जो थी वो मंजूर नहीं थी ये बात। तो ये जो सीक्रेटली और भी प्लान बनाए जा रहे हैं बाकी तमाम चीज़ें भी मिलिट्री को देने के लिए, क्योंकि KP के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, तो वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और ये फ्रॉडुलेंट इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है इसको रोकने की ज़रूरत है ताकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके, और इसीलिए इनको नहीं इसमें बुलाया। हिंदुस्तान के अंदर जो थे आज काफ़ी गर्मा गर्म किस्म के बयान आए मोदी जी के, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में तो लोग सो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर तो बच्चे इतने जो हैं वो उधर बिश्केक में ज़ख्मी हुए, मारे पीटे गए, तो फॉरेन ऑफिस का कोई बयान ही नहीं आ रहा था, अपने ही चक्रों में है। आज भी मोदी जी ने एक बहुत ही खतरनाक बात की है और उन्होंने कहा जी कि 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी उसको फिर से इन्होंने आज दोहराया है। उन्होंने कहा जी कि ये तो इंडो पाक की जो वॉर हुई थी 1971 में, जिसमें कि हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान मिलिट्री को कहा था कि तुम सरेंडर करो, हम सिर्फ, अगर मैं उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री को सरेंडर सिर्फ करने को ना कहता, बल्कि मैं उसको कहता कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये तुम जब तक हमें वापस नहीं दोगे हम तुम्हारे ट्रुप्स को फ्री नहीं करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने आज पंजाब में की जहां पे कि वो इलेक्शन रैली के ऊपर आए हुए थे, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो ये गुरुओं की जो लैंड है इसके अंदर ब्लेसिंग्स लेने के लिए आया हूं, और जो 70 इयर्स जो हैं हम करतारपुर गुरुद्वारे का बस दर्शन बायनोक्यूलर से ही करते रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की बैड पॉलिसीज थी, कांग्रेस कभी इन चीज़ों के ऊपर खड़ी नहीं होती थी, मैं तो होता तो मैं ये वापस लेता जो था करतारपुर का कॉरिडोर। और इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको भी बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है फुल ऑफ करप्शन और ड्रग्स है, और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो है वो तो एक कागजी चीफ मिनिस्टर है, उसकी अपनी कुछ हैसियत नहीं है। राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने भी आज मोदी जी के ऊपर फिर से एक दफ़ा बड़े एतराज़ किए। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि मोदी जी ने थोड़े दिन पहले बात की थी, उन्होंने कहा जी कि मुझे बुलाया गया है अल्लाह की तरफ से खास किस्म का, यानी कि भगवान ने मुझे खास तौर पे भेजा है यहाँ पे खिदमत करने के लिए हिंदुस्तान की। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप सिर्फ हिंदुस्तान के
22 लोगों की खिदमत कर रहे हो, जिसमें से कि अंबानीज और अदानीज हैं, और दबादब उनको लोन्स दे रहे हो, क्योंकि अगर गरीब आदमी आपसे कोई लोन मांगता है रोड या हॉस्पिटल या एजुकेशन के लिए, तो आप उनको नहीं देते हो। तो आप सिर्फ जो है कुछ लोगों को सर्व करने के लिए भगवान की तरफ से आए हो, पूरे हिंदुस्तान को सर्व करने के लिए आप नहीं आए हो। तो ये जनाब बड़ी जो है खतरे में नाक बातें हैं। और लोकसभा इलेक्शन 2024, इसके ऊपर जो है आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, ब्लूमबर्ग की भी और बीबीसी की भी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मोदी जी ने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा हम 400 सीटें जीतेंगे। अच्छा, 2019 के अंदर जब ये लोग आए थे तो 303 सीट्स इन्होंने जीती थी, और अपने अलायंस जो हैं उनके साथ मिलकर 351 सीट्स इन्होंने जीती थी, और अपना जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी। इस दफ़ा वो कह रहे हैं जी कि 400 का आंकड़ा हम जो है वो पार करेंगे। लेकिन जो इस वक्त जो पोल्स आ रहे हैं हिंदुस्तान में, वो लग रहा है कि शायद इनको मैसिव लॉसेस आएंगे बीजेपी को। जो कांग्रेस है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इस दफ़ा 90 to 110 सीट्स इन टोटल जीतेगी, जो कि काफ़ी ऊपर है 52 सीट से जो कि उसने 2019 में जीती थी। इसके अलावा बीबीसी और ब्लूमबर्ग की ये जो रिपोर्ट्स हैं, जिसके बेस पे मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने बात की है 3 बीजेपी के ऑफिशियल से यूपी और हरियाणा में। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं लगता कि बीजेपी, हालांकि वो बीजेपी के ऑफिशियल्स ही हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं लग रहा कि 2019 की फिगर्स हम फिर से जीत सकेंगे और मेजॉरिटी हम बना सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मोदी वेव नज़र नहीं आ रही है जैसे कि 2019 में नज़र आ रही थी, और लोग जो हैं बहुत डिफरेंट किस्म के मूड में हैं। लोग बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि ना तो उनको जो जॉब्स प्रॉमिस की गई थी वो दी हैं, ना तो वेलफेयर स्कीम्स हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ा हाई है। कास्ट के बड़े आइडेंटिटीज़ इन्होंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि ऑपोजिशन कॉन्स्टेंटली कह रही है कि वो पुअर क्लासेस की वेलफेयर के लिए काम करेगी, और वो लोग जो हैं इस वक्त ऑपोजिशन जो इंडिया अलायंस है उसके साथ बड़ा जो है रेजोनेट कर रहे हैं। मोदी जी की कैंपेन के बारे में बीबीसी का कहना है कि बड़ी ही डिविसिव रेटरिक है इनका, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट। कॉन्स्टेंटली मोदी जी मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मुस्लिम्स मेक अप 14% ऑफ इंडियाज ओवर 1.4 बिलियन पीपल। तो इसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली डेमोनाइज कर रहे हैं मुसलमानों को। कभी कह रहे हैं जी कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ मिले हुए हैं कांग्रेस वाले, कभी वो कह रहे हैं जी कि ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों के साथ मिले हुए हैं, कभी मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऑर्केस्ट्रेट कर रही है वोट जिहाद, और जो है उसके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जो है यूज़ कर रही है इन सबको। तो मोदी जी ने इसके ऊपर कहा जी कि कांग्रेस एक ऐसी इंडियन क्रिकेट टीम बना रही है जिसकी के बेसिस जो है वो रिलीजन रहेगा। तो बड़े मोदी जी भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि मोदी जी को इस्लामोफोबिया हो गया है, और उनके जो रिमार्क्स हैं बड़े ही डिविसिव और हेट स्पीच पे बेस्ड हैं। तो मतलब दोनों तरफ से ही काफ़ी मामलात जो हैं वो गैर में ले रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि ऐसे। लेकिन मोदी जी की आज जो 1971 वाली जो बात है ना, अगर फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का जाग रहा है और सोच रहा है और देख रहा है, तो ज़रा उनको थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर बयान देना चाहिए, क्योंकि आप सोते ही रहते हैं, जब पानी गुजर जाता है तो फिर वो जैसे आखिरी मुगल जो थे, कुछ शहजादे रह गए थे, तो वो उनको बताते जा रहे थे उनके एडवाइज़र के भाई अंग्रेज़ पहुंच गया है, अंग्रेज़ पहुंच गया है, अंग्रेज़ पहुंच गया है। उन्होंने कहा जी दिल्ली से तो दूर है ना, देख लेंगे। शतरंज बैठ के खेलते रहते थे। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का भी वही हिसाब है, शतरंज खेलते रहते हैं बैठ के, जब पानी सर से गुजर जाता है फिर कहते हैं ओ अच्छा ये बयान हमको देना था। तो भाईजान जाग जाएं, आज बहुत खतरनाक बयान दिया है मोदी जी ने आपकी 1971 की वॉर के बारे में, तो आप जागें ज़रा। अच्छा जनाब, बिग बॉस आपको पता ही है कि जो अब OTT पे आने वाला है, बहुत ही लंबे अरसे से हमारे सल्लू भाई जो हैं इसको होस्ट करते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद सल्लू भाई जो हैं इसको होस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो अब अपकमिंग फिल्म है सिकंदर, जिसको कि डायरेक्ट कर रहे हैं AR मुरुगदोस, उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, और इंस्टेड ऑफ हिम अब अनिल कपूर साहब जो हैं वो अब बिग बॉस को होस्ट करेंगे। और ये जो इनकी शूटिंग है सिकंदर की, ये जून से शुरू हो रही है, तो सलमान खान साहब जो हैं ही इज़ गियरिंग फॉर दैट फिल्म।
और जी दीपिका पादुकोण बेचारी बाहर निकल आई अपने हस्बैंड के साथ, रणवीर सिंह के साथ, वोट देने के लिए मुंबई में। तो उसको जी बेतहाशा जो है ट्रोल किया गया, उसको बॉडी शेम किया गया। लोगों ने कहा कि ये जी ऐसे क्यों चल रही है अभी, तो क्योंकि उसने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि आई एम एक्सपेक्टिंग, तो उन्होंने कहा जी बेबी बम तो इसका नहीं है, तो ये इतनी तकलीफ में क्यों चल रही है और ऐसे क्यों पोज करिए। कुछ लोगों ने तो कहा जी कि इसका तो बेबी बम हमको जो है वो ओरिजिनल लग ही नहीं रहा है, फेक लग रहा है। अब इसके लिए जो है आलिया भट्ट तो जरा भड़क गई, तो वो इनकी सपोर्ट में निकल आई। सिर्फ आलिया भट्ट ही नहीं बल्कि उनकी बहनें जो हैं पूजा भट्ट एंड शाहीन भट्ट, और इनकी जो मदर हैं सोनी राजदान, इसके अलावा श्रुति सेठ और कुछ लोग जो है उन्होंने बड़ा कंडेम किया है। और उन्होंने वैसे ये कहा, उन्होंने कहा जी कि जो दीपिका है वो इतनी ज़्यादा बिजी है अपने काम में और सारी दुनिया में उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है दैट शी डजंट गिव अ डैम, ऐसे उन्होंने लिखा है ऐसे। इसके अलावा जनाब दूसरी खबर यह है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल जो हैं वो भी अपना पहला बच्चा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और न्यूज़ के मुताबिक कैटरीना कैफ जो है अपने बच्चे को लंदन में डिलीवर करेगी। तो काफ़ी सीज़न चल रहा है बच्चों का है जी बॉलीवुड के अंदर। ऋचा चड्ढा जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जनाब एक नई पिक्चर आज चोरी से लीक की गई है रोहित शेट्टी की, जो सिंघम अगेन है उसके सेट से। और इसने काफ़ी जो है ये लीक पिक्चर ने धूम मचाई है सोशल मीडिया के ऊपर। और इसमें देखा जा रहा है कि जो अजय देवगन है वो पुलिस के उसमें हैं, यूनिफॉर्म में हैं, और वो एज सिंघम जो है वो आगे आगे चल रहे हैं। बहुत सारा पुलिस कंटिंजेंट है उनके साथ, और उसमें साथ में ही एक बड़े बुरे हालों में जैकी श्रॉफ जो है उनको भी देखा जा रहा है। तो इसका जो कैप्शन नीचे दिया हुआ है वो है कि जी फ्रॉम लीक्ड फ्रॉम द सेट्स ऑफ सिंघम अगेन इन सिनेमाज नवंबर 15, 2024। और इससे पहले जो फर्स्ट लुक इन्होंने रोहित शेट्टी फिल्म्स ने सिंघम अगेन की जो की थी, उसमें जो अजय देवगन था उसका फेस को जक्सटापोज किया था एक रोरिंग लायन के साथ। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि द लायन इज रोरिंग एंड कमिंग बैक स्ट्रॉन्ग अगेन। तो आज की ये जो थी ज़रा ये डिफरेंट किस्म की थी। और जनाब टोरंटो बेस्ड एक हॉकी कोच हैं, उनके ऊपर आज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जो हैं वो कुछ एलिगेशंस आए हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी पील रीजनल पुलिस ने बिठाई थी, और ये वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टिगेशन अप्रैल से शुरू की थी, जब 2 यंग जो फीमेल प्लेयर्स हैं उन्होंने आके कहा जी कि इसने हमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है और ल्योर किया है एज कोच। ब्रैम्पटन रेजिडेंट जोशुआ सैमुथ 26 ईयर्स इनकी एज है, इनको फिर अरेस्ट किया और इनको चार्ज किया गया था 2 काउंट्स फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड 2 काउंट्स फॉर चाइल्ड ल्योरिंग। ऑन्टेरियो विमेंस हॉकी एसोसिएशन ने मीडिया को बताया है कि उनको इन चार्जेस के बारे में पता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन इस आदमी के बारे में है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं एट 9054532121 एट स्पेशल विक्टिम्स यूनिट पे। एक्सटेंशन इज़ 34560। और कोच जो है उसने आज ऑन्टेरियो कोर्ट ऑफ जस्टिस इन ब्रैम्पटन जो था बेल हियरिंग के लिए वो आए थे, और ये चार्जेस जो हैं अभी तक कोर्ट के अंदर टेस्ट नहीं किए गए। ऐसे है। रिचमंड हिल बेस्ड हमारा जो प्लेयर है डेनिस शेपोवेलोव, वो जो है ही इज़ आउट ऑफ जिनीवा ओपन, क्योंकि ये हार गए हैं 6-7, 7-6, 6-3 से 6 सीडेड टेलॉन ग्रिक्सपोर से नेदरलैंड्स के अंदर। और वो जो हैं अब ये फेस करेंगे, टेलॉन जो हैं ये फेस करेंगे वर्ल्ड नंबर 1 नोवैक जोकोविच को क्वार्टर फाइनल्स में। और हो सकता है कि अभी मैच शुरू हो गया हो, क्योंकि हम तो अभी अपनी खबरें दे रहे हैं, तो उसको वो करेंगे। और अब जो हमारे शेपोवेलोव जो हैं वो फ्रेंच ओपन में नज़र आएंगे नेक्स्ट वीक। त्रिशन पाटिल जो कि ब्रिटिश फुटबॉल कोच हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन, उन्होंने पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को एज कोच ऑफिशियली ज्वाइन किया है, एज असिस्टेंट कोच ज्वाइन किया है। और ये परफॉर्मेंस एनालिस्ट भी रहेंगे। आज ये इस्लामाबाद में पहुंचे हैं, और जो पाकिस्तान के 2 फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के अंदर मैचेस रह गए हैं सऊदी अरेबिया और ताजिकिस्तान के साथ, उसमें इनको ये ट्रेन करेंगे। प्रीवियसली इनका बहुत ही इलस्ट्रियस करियर है एज कोच। इन्होंने काफ़ी बड़ी टीम्स के साथ यूके के अंदर काम किया है, और ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स और स्कूल के साथ, इंक्लूडिंग लिवरपूल एंड लुटन टाउन जो है उसके साथ ये जो है ये काम करते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में अब इनको कोचिंग देने के लिए लड़कों को आए हैं। पाकिस्तान का जो अब सेकंड लास्ट मैच है वो सऊदी अरेबिया के साथ है ऑन जून 6 और ताजिकिस्तान के साथ है जून 11 को। वैसे पहले जो मैचेस हुए थे सऊदी अरेबिया और ताजिकिस्तान के साथ, पाकिस्तान उसमें हारा था, लेकिन अब ये जो क्वालिफायर्स हैं इसके अंदर कैसा परफॉर्म करेंगे
तो उसके लिए ये कोच लाया गया है। पाकिस्तान वैसे ही ग्रुप जी के बिल्कुल बॉटम पे है क्योंकि उसके जो पहले 4 मैचेस हुए थे उसमें ये हार गया था। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के बारे में है। रिकी पॉन्टिंग जो है उसको BCCI जो थी वो चाहती थी कि वो आके इंडिया की कोचिंग करे और इनके साथ जो है वो इनको जो है मेंटर करे, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप आने वाला है उससे पहले, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले जो है इन्होंने जो राहुल द्रविड़ थे उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जॉब को क्विट कर रहा हूं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अलबत्ता ICC रिव्यू को, रिकी पॉन्टिंग ने, और उन्होंने कहा जी कि मेरा जो अभी करंट लाइफस्टाइल है वो सूट नहीं करता है। आई वुड हैव लव टू डू दिस, मैं इंडिया की टीम को बिल्कुल कोच करना बड़ा पसंद करता था, लेकिन मैं जो है इस वक्त मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। पॉन्टिंग जो हैं वो इस वक्त हेड कोच हैं IPL की जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स उसके, इसके अलावा मेजर लीग क्रिकेट वाशिंगटन फ्रीडम के भी कोच हैं ये। ही इज़ ऑल्सो वर्किंग विद TV चैनल इन ऑस्ट्रेलिया। और फिर हॉबर्ट हरिकेन्स जो हैं उसके जो हैं हेड ऑफ स्ट्रेटजी हैं। तो वो कहते हैं जी कि मेरे पास इस वक्त माई प्लेट इज़ फुल और मुझे और भी कुछ चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में मैं करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मैं टाइम जो है घर पे ज़्यादा गुजारना चाहता हूँ। अगर मैं इंडियन टीम की कोचिंग ले लूँगा तो इसका मतलब है कि 10 से 11 महीने में मैं कॉन्स्टेंटली जॉब के सिलसिले में बाहर रहूँगा और सिर्फ 1 महीना फैमिली के साथ रहूँगा, जो कि इस वक्त मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ज़्यादा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ, है जी। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जी, हाँ बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं जी कि इसलिए जो है वो मैं ये अब नहीं ले सकता पोजीशन। लेकिन अगर रिकी पॉन्टिंग एज कोच आ जाते इंडियन क्रिकेट टीम के, ओ हो इंडिया ने तो फटे चक देने थे। लेकिन आज बड़ी प्रिडिक्शंस भी कुछ आई हैं माजिद भाई, कुछ दिल जलों ने प्रिडिक्शंस की हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, जो 4 लास्ट की टीमें हैं, अच्छा बड़ी हैरत की बात है, उन्होंने कहा जी वेस्ट इंडीज़, हालांकि वेस्ट इंडीज़ तो इतनी कोई खास टीम ही नहीं है, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है ये फाइनल में आएंगे। पाकिस्तान दा ते न्यूजीलैंड दा ते नाम ही नहीं है, कितने हैं, व्हाट इज दिस। ऑस्ट्रेलिया का है, हाँ ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज में हमेशा मुझे ताजुब होता था कि वेस्ट इंडीज डजंट मैटर व्हाट, दे आर वेरी स्ट्रांग प्लेयर्स। हाँ लेकिन वो जब से वो फीस के चक्कर पड़े हैं ना, वहाँ पे स्यापे पड़े हैं, बल्कि वो फीसें उनको नहीं प्रॉपर मिलती, वो उनको सही से पैसे नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे। बड़ी मुश्किल से बोर्ड ने कहा कि नहीं कुछ मैचेस तो खेलो, ये है वो, इसीलिए वो हर वक्त काउंटीज़ में जाते हैं लड़के खेलने और यहाँ पे IPL में आते हैं, फिर PSL में आते हैं। तो वो बोर्ड उनका अब उनको पैसे नहीं प्रॉपरली दे रहा लड़कों को, तो इसलिए वो जरा डामाडोल हुए हुए हैं। वहाँ पर भी यही चक्कर होगा कि पैसे है ही नहीं तो दें कहाँ से। हाँ जी, वरना बड़ी आपको पता ही है आंधी किस्म की टीम थी, आंधी, ब्लैक आंधी कहते थे इसको। ऑफ कोर्स यस एंड क्या कद थे, 7-7 फुट इनके सारों के। जूल गार्नर वगैरह याद है मुझे? ऑफ कोर्स यस, जूल गार्नर एंड गार्डनर, हाँ एंड गार्डनर यस, एंड तो वो उनके सारों के एंडी गार्डनर एंड उन तमाम के कदों को तो छोड़े, उनका हाथ जो था ना मेरे बाजू जितना था, बहुत चौड़े बड़े हाथ में के ना, एक ही थप्पड़ मारे थे बंदा उड़दा आया जी अफगानिस्तान पहुंचे। उनसे क्या छूटते ही थे। वो तो जो बॉल है वो उनको चिड़ी के बच्चे की टेनिस की बॉल लगती थी, हाँ टेनिस की बॉल लगती थी, और फिर यानी कि जाहिर है उनको उछल के बॉल पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, हाथ ही इतना लंबा था, बॉल जाती थी तो ऐसे पकड़ लेते थे आराम से। हाँ लंबे ही इतने थे, उनकी स्किन भी बड़ी थिक, यू नो दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, या वेरी स्ट्रांग, या एथलेटिक है ना, बहुत वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। वो जो लेफ्टी था उनका क्या नाम था, जो कैप्टन भी रह चुका है उनका, पाकिस्तान भी आए हुए थे, वो विव रिचर्ड्स, और जो है वो थे नो द पर्सन हु यूज्ड टू खड़े उन्होंने छक्के मार देते थे, गैरी सोबर, नहीं गैरी सोबर तो बहुत पुराने, वो तो हमारे कौन थे, क्रिस गेल थे। और मगर जिस बंदे का मैं नाम सोच रहा हूँ ना, मैं ज़बान पे है मगर बाहर नहीं आ रहा है। anyway. अच्छा चलो ज़बान काट के बाहर रखो, शायद वो लफ्ज़ जो है उछल पड़े ऐसे। नहीं,
and he और was जीशान कैसे खामोश बैठा है? जीशान तुम्हें भी नहीं समझ आ रही? तुम तो बड़े फैन हो क्रिकेट के। amazing batsman, amazing batsman. उस बार में तो हर एक कोई सारे amazing थे। वहाँ तो ऐसे ही तो नहीं ना, back to back 2 वर्ल्ड कप जीते। उनके बॉलर्स भी जो 8वें और 9वें नंबर पे आते थे, हाँ जी, हाँ जी, वो उन्होंने भी आगे खड़े खड़े 50 बना लेना था। जी 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 जी, कोई मसला ही नहीं था माजिद भाई। लेकिन मैं सोचती हूँ माजिद भाई इतने लंबे थे, उनके कद के मुताबिक बैट बनता था कि बैट उतना ही छोटा सा होता था बस? नहीं, बैट लंबा होता था उनके लिए? अभी भी है, लंबे बैट भी हैं, छोटे बैट भी हैं। अच्छा, क्योंकि वही मैं सोच रही हूँ छोटे बैट आपके लिए। ये जो इतना से छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बैट हैं जो कि मेरे जैसे साइज का बंदा खेले, हाँ। तो वो जो जिन टाइप थे वो कैसे उस मुन्ने से बैट से खेलते हुए? नहीं, उनके लिए उनका थोड़ा मतलब ये नहीं है कि 2 फीट ऊपर हो गया, ऐसा नहीं है, मगर ये कि इसमें अच्छा, ये बेईमानी चल रही है, उनके लिए स्पेशल बैट बन रही है। लॉन्ग हैंडल एंड शॉर्ट हैंडल वगैरह के बैट्स होते थे, और अभी भी होते हैं, मगर आपके लिए तो जैसे कि वो नहीं है, टेबल टेनिस का बैट हो या टेनिस का रैकेट हो। हाँ जी, तो काफी है मेरे लिए। है ना, बस ये वो भी बड़ा है आपके लिए, टेनिस का रैकेट भी आपके लिए बड़ा है, तो काफी बड़ा मेरे लिए, है ना, तो वो टेबल टेनिस का रैकेट सही है। हाँ, वो ठीक है, ठीक है ना, तो उसी को अच्छी तरह से चमका के रखे। सोचे जरा, मैं क्रिकेट खेलने जा रही हूँ टेबल टेनिस के बैट से माजिद भाई, दोनों हाथों से पकड़ के रखिएगा, है ना, और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ है। हाँ। ये आएगा भी बॉल तो मैंने छक्का मारना है। देख लो। सही ठीक हो गया। बात हो गई। हाँ, वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने थोड़े दिन पहले अभी आरफा भाजी को भी बताया था कि बेइज्जती जो है ना मेरी करने का लाइसेंस सिर्फ एक बंदे के पास है, ना आपके पास ना आरफा भाजी, सिर्फ राणा सिद्धू। हम बेइज्जती कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, इज्जत कर रहे हो आप? नहीं, हम तो हकीकत में अंदर। अच्छा, ओहो, हम तो हकीकत, अगर आपको ये बेइज्जती लग रही है तो सॉरी अबाउट इट, मगर हम तो हकीकत बताते हैं। अच्छा, हाँ। नहीं, वैसे बात तो आपने सही की है, मुझे इसमें डाउट कोई नहीं है। 1 महीने की छुट्टी पे इसमें अब क्या झूठ क्या है इसमें? हाँ, और बेइज्जती क्या है इसमें? हाँ, नहीं मजबी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो वैसे ही जरा आपको डराने के लिए बात करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप डरते कहाँ हैं? आप फिर भी मेरी बेइज्जतियां करते रहते हैं। तुमने महीना छुट्टी की, तुमने टेबल टेनिस के बैट से रैकेट को बैट आपने बना दिया, क्रिकेट खेली। हाँ उसको भाई, अगर हम आपको उनका बैट दे देंगे गार्डनर का, हाँ, तो आप वो तो मेरे जितना ही बैट ही होगा। एग्जैक्टली। तो मैंने पकड़ना कैसे? ऐसे करके पकड़ना है उसको। हाँ, देख ले, मैं खेलूंगी, देख ले, खेल नहीं सकती मैं। देख ले, ठीक है ना? सही है। तो इसीलिए हम आपको आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे पता है माजिद भैया, आप मेरे पीछे खड़े हैं, आपको मेरा बिल्कुल आपके फायदे के लिए गार्डनर का बैट हमने आपको दे दिया। हाँ, तो भाई वो तो मामला खराब हो जाएगा। चल जल्दी से मैं ये एक मुन्ना सा कॉल ले लूं, क्योंकि इसके बाद फौरी बाद हमें रैप अप करना है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं लियाकत बोल रहा हूँ।